मेरा नाम अंजलि है। मेरी ऊंचाई 5 फीट 2 इंच है और मैं 27 साल की हूँ। सब कहते हैं कि मैं बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक हूँ। मेरा चेहरा ऐसा है जैसे कमल का फूल खिला हो और मेरी आंखों में मस्ती भरी है। मेरे गाल गोल मटोल और भरे भरे हैं और मेरे होंठ शहतूत की तरह रसीले हैं। यह उस समय की बात है जब मैं लगभग 16 साल की थी और हमारी 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं सिर पर थी। मैं कोई बहुत ज्यादा कमजोर छात्रा तो नहीं थी, लेकिन ना ही बहुत मेधावी। मुझे परीक्षा की तैयारी के लिए किसी के मार्गदर्शन की जरूरत थी। मेरी मामी का बेटा अमन उससे पहले ही 10वीं कक्षा पास कर चुका था और वह हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं रहता था। मैंने अपनी माँ जी से कहा कि वह अमन से बात करें कि वह मुझे कुछ देर पढ़ा दिया करें। इस तरह मुझे ट्यूशन के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, आने जाने की परेशानी भी नहीं होगी और समय भी बर्बाद नहीं होगा। माँ जी ने उसी दिन अमन से बात की और मुझे बताया कि वह शाम 7-8 बजे से 9-4 बजे तक मुझे पढ़ाने आया करेगा। उस दिन मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाए और अपनी किताबें लेकर पूजा घर से सटे ड्राइंग रूम में पढ़ने बैठ गई। लगभग 7:30 बजे होंगे जब अमन हमारे घर आए। अमन की उम्र उस समय 25 साल के करीब थी और वह काफी सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे। उनका कद 6 फीट के करीब था, जबकि शरीर मजबूत और सुगठित था। क्लीन शेव के साथ उनका गेहूं रंग बेहद मोहक था। औपचारिक नमस्ते के बाद वह मुझसे मुखातिब हुए। अच्छा, तो मेरी शिष्या पढ़ाई के लिए तैयार है? मैंने भी सिर हिलाते हुए कहा। जी वेरी गुड। यह बताओ किस विषय में खुद को ज्यादा कमजोर समझती हो? अमन ने मेरी किताब उठाकर उसके पन्ने पलटते हुए किताब पर ही नजरें जमाए मुझसे दूसरा सवाल पूछा, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं गणित और अंग्रेजी में कमजोर हूँ। मैं थोड़ा सिमट कर बैठी हुई थी और बात करते हुए भी थोड़ी झिझक रही थी। अमन ने किताब मेज पर रखते हुए मेरी ओर देखा और बोले, अगर इसी तरह तुम घबराई और झिझकती रहोगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं जो कुछ भी तुम्हें पढ़ाऊंगा वह तुम्हें याद हो सकेगा। लिहाजा डरने और झिझकने की जरूरत नहीं। हम बड़े दोस्ताना माहौल में पढ़ाई करेंगे और जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे याद भी रखेंगे। जी बेहतर, मैंने खुद को थोड़ा शांत जाहिर करने की कोशिश करते हुए कहा। उस दिन पढ़ाई तो कोई खास नहीं हुई, अलबत्ता अमन ने अपनी बातों और चुटकुलेबाजी की मदद से मेरी झिझक दूर कर दी। मैं अब काफी शांत भी थी। यही वजह थी कि मैं अमन के चुटकुलों का जवाब भी चुटकुलों की सूरत ही दे रही थी। मेरा चंचल स्वभाव जागृत हो चुका था। अमन ने थोड़ी सी गणित की एक्सरसाइज कराई और अंग्रेजी से शुरू करने का कहकर घर जाने के लिए उठे। माँ जी ने उन्हें रोक लिया कि चाय तो पीते जाएं। अमन भी चाय के लिए बैठ गए। चाय और थोड़ी गपशप के बाद अमन कल शाम 7 बजे आने का कहकर घर चले गए। लगभग 2 हफ्ते तक मामलात ऐसे ही चलते रहे। वह समय के खासे पाबंद थे, समय पर आते और अपना काम समय पर खत्म करके चले जाते। उनकी शख्सियत आकर्षक तो थी ही, उनके पढ़ाने और समझाने का अंदाज भी खूब था। यही वजह थी कि मैं अमन की दीवानी हो चुकी थी और उनसे काफी बेझिझक भी हो चुकी थी। उस दिन अमन मुझे गणित की एक्सरसाइज करा रहे थे। जब माँ जी चाय ले आई, उन्होंने चाय मेज पर रखी और बोली कि चाय पहले पी लेना। यह कहकर वह वापस रसोई घर में चली गई। एक्सरसाइज खत्म हुई तो मैंने चाय की प्याली उठाकर अमन को देना चाहा, तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरा हाथ कांप गया और सारी की सारी चाय अमन के ऊपर गिर गई, जिससे उनकी पैंट और शर्ट भीग गई। मेरे तो होश उड़ गए। मैं दौड़ती हुई गई और तौलिया उठा लाई। मैं बार बार अमन को माफ कीजिए बोल रही थी और साथ ही साथ उनकी शर्ट को तौलिया से पोंछकर सुखाने की कोशिश कर रही थी। अमन मुस्कुराए और बोले, चाय से तो नहीं जला, लेकिन अब तुम जरूर जला डालोगी। मैं उनके इस वाक्य को बिल्कुल भी नहीं समझी और उसी तरह तौलिए से उनकी शर्ट को सुखाने में लगी रही। मैं शायद कुछ देर और इसी तरह तौलिए से उन्हें सुखाने में लगी रहती, पर अमन ने मुझे रोक दिया और मुझे दोनों कंधों से उठाकर खड़ा करते हुए बोले, बस करो अंजलि। घर में मुझे सब इसी नाम से पुकारते थे। एवरीथिंग इज फाइन, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। लेकिन मैं खुद में बहुत शर्मिंदा थी। इसीलिए जब मैंने उन्हें इस तरह से सहानुभूति दिखाते देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने जब मुझे रोते देखा तो अपनी बाहों में भरकर मुझे सीने से लगा लिया और माथे पर चुंबन देते हुए बोले, अरे पगली, रोती क्यों हो? तुमने जानबूझकर चाय थोड़ी गिराई है, यह तो संयोग से हुआ। उनके ढांढस बंधाने पर मुझे हिम्मत हुई और मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, जानती हूं कि हादसा हुआ, लेकिन हादसे भी तो किसी न किसी गलती का ही नतीजा होते हैं और इस हादसे की गलती की मैं ही जिम्मेदार हूं। अमन भी शायद माहौल को खुशनुमा बनाना चाहते थे, इसलिए बोले, अंजलि, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम ऐसे हादसे रोज किया करो। वह हंस रहे थे और उनकी यह गंभीर हंसी मेरी समझ से बाहर थी। मैं भी उन्हें हंसते देखकर मुस्कुरा दी। अमन ने कहा, चलो वापस वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हादसा हुआ था। यह कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी बाहों के घेरे से आजाद कर दिया। मैंने वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर किताब खोलना चाहा तो अमन ने कहा, आज का काम खत्म समझते हैं, मैं चलता हूं, क्योंकि इस हालत में मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा।
अमन अपनी किस हालत के बारे में कह रहे थे? मुझे कुछ पता न चला। मैं तो उस दिन जब बिस्तर पर थी, तो यह घटना बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। और ये सब उस समय तो मेरे लिए बेईमानी थे, लेकिन अब इन घटनाओं को सोचना अच्छा लग रहा था। और मुझे पता ही न चला कि कब नींद आ गई और मैं की गहरी घाटी में गोते खाने लगी। उस रात मैंने बार बार सपने में अमन को देखा। कभी हम किसी पवित्र नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे होते, कभी किसी उद्यान पार्क के कोने में किसी बेंच पर बैठे कुछ रहस्यमयी बातें कर रहे होते, कभी पहाड़ों, जंगलों और रेगिस्तानों में तो कभी उछलती कूदती समुद्र की लहरों से खेल रहे होते। कहने को उस रात मैंने और अमन ने मिलकर पूरी दुनिया की सैर की। मैं उस दिन बहुत गहरी नींद सोई। सुबह उठी तो मेरे सपने का हर एक दृश्य मेरे मन में अंकित था। मैं बिस्तर से उठना ही नहीं चाह रही थी। मैं सपनों की दुनिया से निकलना ही नहीं चाह रही थी। मुझे मालूम नहीं कि ऐसा क्यों था, पर जो भी था बहुत सुखद था। उस दिन के बाद अंजलि और अमन के बीच पढ़ाई एक बहाना और मिलने की वजह बन चुकी थी। अब किताबों के पन्नों से ज्यादा एक दूसरे की आंखों में जवाब खोजे जाते थे। अमन जब कोई सवाल समझाते तो अंजलि उसका जवाब पहले से जानती होती, लेकिन फिर भी सिर झुकाकर कहती, मुझे नहीं आता, आप समझा दीजिए। अमन हंसकर कहता, तुम भी ना अंजलि बड़ी चालाक हो। और अंजलि मुस्कुराकर सिर झुका लेती। एक दिन अमन ने एक छोटी सी डायरी में कुछ नोट्स बनाकर अंजलि को दिया। तो अंजलि ने पूछा, इसमें क्या है? अमन ने कहा, इसमें वो बातें हैं जो मैं हर दिन तुमसे कहना चाहता हूँ, लेकिन कह नहीं पाता। अंजलि की आंखें भर आईं, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और डायरी लेकर पढ़ने की बजाय उसे अपनी किताबों में सहेज लिया, जैसे कोई अपने सबसे कीमती खजाने को छुपा कर रखता है। उन दोनों के बीच अब खामोशियां भी मीठी लगती थी। कभी कभी अमन कोई पुरानी कविता सुनाता तो अंजलि कहती, ये तो तुम्हारे दिल की आवाज लगती है। और अमन मुस्कुराकर कहता, शायद तुम ही वो दिल हो जिसकी वजह से ये आवाज निकली है। एक दिन जब अमन थोड़ा उदास था, अंजलि ने पूछा, क्या हुआ? तो अमन ने कहा, पता नहीं, अब डर लगने लगा है कि कहीं ये सब कुछ बस एक सपना ही ना हो जाए। अंजलि ने उसका हाथ थामा और बोली, अगर ये सपना है तो मैं नहीं चाहती कि कभी आंख खुले। उस शाम पढ़ाई के बाद जब अंजलि अमन को दरवाजे तक छोड़ने आई, तो अमन ने चलते चलते रुककर कहा, अंजलि, क्या तुम्हें मेरे बिना अकेलापन लगता है? अंजलि ने नजरें झुकाकर कहा, हाँ लगता है, बिल्कुल वैसा जैसे बिना चांद के रात अधूरी लगती है। अमन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें बोल गईं। अगले कुछ हफ्तों में अमन की पढ़ाई पूरी हुई और उसका जॉब इंटरव्यू तय हुआ। वह अब दूसरे शहर जाने वाला था। यह सुनते ही अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चुपचाप कमरे में चली गई। अगले दिन जब अमन पढ़ाने आया तो अंजलि ने कुछ नहीं कहा, बस एक पुराना सा रिबन निकालकर अमन की किताबों के साथ रख दिया। अमन ने पूछा, ये क्या है? अंजलि बोली, ये मेरी आखिरी परीक्षा की निशानी है। जब मैं बहुत डरी हुई थी और यही रिबन बांधकर मैंने पेपर दिया था और अच्छे नंबर लाई थी। अमन ने रिबन को बहुत प्यार से देखा और कहा, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। ये मेरे लिए किसी शुभ चिन्ह से कम नहीं। अगले दिन अमन को स्टेशन तक छोड़ने अंजलि और उसकी मामी मामा सभी आए, लेकिन अंजलि ने पूरे रास्ते एक शब्द नहीं बोला। जब ट्रेन आई तो सबने विदा ली, लेकिन अमन अंजलि के सामने रुककर बोला, मैं लौटकर जरूर आऊंगा, अगर तुमने मेरा इंतजार किया। तो अंजलि की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने कहा, मैं रोज पूजा के बाद तुझसे मिलने वाली हवा का इंतजार करूंगी। अमन मुस्कुराकर चला गया और अंजलि हाथ हिलाकर खड़ी रह गई। अगले कुछ दिन अंजलि के लिए बेहद कठिन थे। न वह ठीक से खा पाती, न पढ़ाई में मन लगता, लेकिन हर शाम वह छत पर जाकर उस दिशा की तरफ देखती जिधर अमन गया था। एक दिन मामी ने कहा, अंजलि बेटा, क्या बात है, तू पहले जैसी हंसमुख नहीं रही। तो अंजलि ने बस मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं मामी, बस मन नहीं लग रहा। और अंदर ही अंदर वह हर दिन अमन की भेजी चिट्ठियों का इंतजार करती। लेकिन 2 हफ्ते गुजर गए और कोई चिट्ठी नहीं आई। तीसरे हफ्ते एक लिफाफा आया जो अमन के शहर से था। अंजलि ने थरथराते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें एक पेज था जिसमें लिखा था, मैं यहाँ आ तो गया, लेकिन हर सांस में तेरी कमी महसूस होती है। तेरे बिना ये शहर मुझे वीरान लगता है। मुझे सिर्फ तेरी आंखें याद आती हैं और वो शाम जब तूने कहा था कि ये सपना कभी न टूटे। अब जब मैं रोज सुबह उठता हूँ तो पहला ख्याल तेरा ही आता है। अंजलि, क्या तू अब भी मेरे इंतजार में है? अंजलि चिट्ठी को सीने से लगाकर रोने लगी और बोली, हाँ अमन, मैं आज भी तेरा इंतजार करती हूँ। अगली सुबह अंजलि ने मामी से कहा, मैं अब हर दिन पूजादा के बाद एक खत अमन को भेजूंगी। और उसने अमन को खत लिखना शुरू कर दिया, जिसमें वह अपने दिन भर की बातें साझा करती, अपने सपनों की बात करती और पूछती, कब लौटोगे अमन? कब आएगा वो दिन जब हम फिर एक छत के नीचे होंगे? धीरे धीरे अमन की चिट्ठियां भी आने लगी। अब उनका प्रेम सिर्फ नजरों तक सीमित नहीं था, बल्कि शब्दों में पनप रहा था। वे दोनों एक दूसरे के ख्वाबों में रहते थे। एक दिन अमन ने लिखा, अगले महीने मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी और मैं तुझे अपने घर की रानी बनाकर लेने आऊंगा। अंजलि की आंखों से आंसू टपक पड़े और उसने लिखा, मैं हर सुबह तुम्हारे नाम की मिठाई बनाकर रखती हूँ
और जब तक तुम आ नहीं जाते वो मिठाई खुद नहीं खाती। अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था, जहां दूरियां भी उनके प्यार को कमजोर नहीं कर पा रही थीं, बल्कि हर दिन और मजबूत कर रही थीं। क्या अमन सच में लौटेगा? क्या अंजलि का इंतजार खत्म होगा? अगला भाग और भी रोमांचक और भावनात्मक होगा। अंजलि हर दिन अमन के खतों को अपनी किताबों के बीच रखती और सोने से पहले उन्हें पढ़कर सोती। उसे अब अपने भविष्य की कल्पना में अमन ही दिखता था। हर सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से आती तो उसे ऐसा लगता जैसे अमन ने उसका माथा चूमा हो। एक दिन मामी ने अचानक कहा, अंजलि बेटा, कुछ दिन के लिए अपने मौसी के घर चल, क्या पता तेरा मन बहल जाए। लेकिन अंजलि ने सिर हिला दिया और बोली, नहीं मामी, मुझे यहीं रहना है। क्या पता कल अमन लौट आए। अगले ही दिन शाम के वक्त मामी ने हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए हुए कहा, अंजलि जरा बाहर तो आ बेटा, तेरा कोई इंतजार कर रहा है। अंजलि ने चौंक कर मामी की आंखों में देखा और भागती हुई बाहर आई तो दरवाजे पर वही खड़ा था जिसकी तस्वीरें उसने रातों को ख्वाबों में बुन रखी थीं। अमन सूट में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। अंजलि दौड़कर वहां तक पहुंची और अचानक रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अमन ने धीरे से कहा, क्या अभी मेरा इंतजार है? अंजलि कुछ नहीं बोली, बस सिर हिला दिया और उसकी आंखों में अमन ने हाँ पढ़ ली। अमन ने वही छोटा सा डिब्बा खोला और कहा, तो मेरी सबसे होशियार शिष्या, क्या अब मेरी जीवन संगिनी बनेगी? उसमें एक सादी सी अंगूठी थी। अंजलि ने बिना कुछ कहे हाथ आगे बढ़ा दिया। अमन ने उसे पहनाया और मामी की आंखों में चमक और आंसू एक साथ थे। अगले हफ्ते दोनों की सगाई बेहद सादगी और घर की दहलीज पर हुई। अंजलि ने अपनी सबसे प्यारी गुलाबी साड़ी पहनी और अमन ने वही रिबन जेब में रखकर वादा किया कि जब तक उसकी सांस चलेगी अंजलि का आंचल उसकी छांव रहेगा। शादी बड़े धूमधाम से नहीं हुई, लेकिन वो पल सबसे खास था जब अमन ने अंजलि को उसके माथे पर सिंदूर लगाकर कहा, अब ये दूरी भी खत्म और इंतजार भी। अब हर सुबह की चाय हम साथ पियेंगे, हर शाम की बात साथ चलकर करेंगे और हर ख्वाब में एक दूजे का नाम होगा। कुछ महीनों बाद जब अंजलि अपने नए घर की बालकनी में बैठी थी, उसने अपनी डायरी खोली और आखिरी पन्ने पर लिखा, आज मेरा प्रेम पूरा हुआ। मेरा सपना मेरा शिक्षक ही मेरा जीवन साथी बन गया, जो गणित समझाते समझाते मेरा दिल समझ गया और जिसे मैं जीवन भर अपना अध्याय मानती रहूंगी। और उस दिन से अंजलि और अमन की प्रेम कथा घर की हर दीवार पर मुस्कुराने लगी, क्योंकि यह कहानी सिर्फ किताबों की नहीं, दिलों की पढ़ाई थी, जिसका पाठ प्यार था और उत्तर समर्पण।